नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत का फिजिकल भागों में डिवाइड किया था और उसका एक सामान्य इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि हम भारत को किस तरह से कितने भौतिक विभागों में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो फिजिकल डिविजन्स हमने भारत के 6 भाग किए थे, हमने अलग अलग। अब उन 6 भागों को हम यहाँ से एक एक भाग को लेकर उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से, जो सबसे उत्तर में है, यानी कि हिमालय पर्वत से। तो इसको हम हिमालय कहें या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहें, एक ही बात है। तो ये काफी लंबा टॉपिक होने की वजह से हम इसको 2-3 वीडियो में अलग अलग करके पढ़ाई करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक तो हिमालय का जनरल इंट्रोडक्शन हम देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। इन दो मुद्दों पे हम यहाँ भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। लास्ट में हम हर बार की तरह आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले आप देखिए, हिमालय जो है वो नंगा पर्वत, यहाँ जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके अंदर नंगा पर्वत एक चोटी है। वहां से लेके चीन में एक पर्वत है, चोटी है नामचा बरवा। तो इस नंगा पर्वत से नामचा बरवा के बीच में जितना भी पर्वतीय क्षेत्र है, उस पर्वतीय क्षेत्र को हम हिमालय कहते हैं। इधर सिंधु नदी बहती है और इधर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो हम सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक भी हम इसको कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2500 किलोमीटर के आसपास है। कुछ किताबों में 2400 भी लिखी हुई मिलेगी, वैसे कभी फिक्स नहीं किया जा सकता है, अनुमान है। अच्छा, तो 2500 किलोमीटर लगभग इसकी लेंथ हम मान सकते हैं। चौड़ाई हर जगह अलग अलग होती है, लेकिन 200 से 400 किलोमीटर चौड़ा हम इसको मान सकते हैं। अब इस तरफ पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है और पूर्व की तरफ आते आते इसकी चौड़ाई कम होती जाती है लगातार। इसी तरह से अगर हम हाइट की भी बात करें तो इस तरफ ज्यादा ऊंचा है और धीरे धीरे इधर हाइट कम होती जाती है। लेकिन सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो यहाँ बीच में है, नेपाल और तिब्बत की सीमा के ऊपर। पर सामान्य बात एक हम कहें तो वो इधर से इसकी हाइट कम होती जाती है इस तरह। भारत के लगभग 15% भाग पर ये हिमालय का विस्तार है। और इसके आकृति की बात करें तो ये या तो तलवार जैसा या धनुष जैसा हम कहते हैं, क्योंकि थोड़ा ऐसा तिरछा है इस तरह से। तो इसको धनुष जैसा भी कह सकते हैं या तलवार नुमा भी हम कह सकते हैं। इस मैप में आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ नंगा पर्वत है और इधर हम चलेंगे तो नामचा बरवा। तो इन दोनों के बीच में ये बिल्कुल तलवार भी ऐसी होती है, धनुष भी ऐसा ही होता है। तो उस आकृति का ये है, हिमालय है। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी पर्वतों की चेन है जो यहाँ से शुरू होती है। सुलेमान पर्वत पाकिस्तान के अंदर, इधर से हिंदू कुश आकर इसमें मिलता है, देन यहाँ से हिमालय कहते हैं इसको। और यहाँ से आगे ये छोटी छोटी पहाड़ियां अलग अलग नामों से जानी जाती है। मोटे तौर पर हम देखें भारत और इस म्यांमार के बीच में, तो यहाँ पे अराकान योमा पर्वत है। वैसे ये सारे हिमालय के साथ ही ये बने हुए हैं और मोटे तौर पर इन सबको हम हिमालय कह सकते हैं, पर अलग अलग देशों में अलग अलग उसके नाम है। तो यहाँ हम केवल इसकी बात करें, अपन भारत में जब हिमालय पढ़ेंगे तो हम इसकी बात करेंगे जितना भारत में है। बाकी पड़ोसी देशों में भी इस तरह से ही विस्तृत है पूरा पूरा जो रीजन है। तो आप यहाँ देखिए, इसको सुलेमान रेंज, हिंदू कुश, और यहाँ अराकान या अराकान योमा भी कहते हैं, रखाइन बीन को माउंटेन्स कहा जाता है इनको। तो इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग इनके नाम है सारे। अब हम ये बात करेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यही है। तो इतना ऊंचा पर्वत बना कैसा है? तो इसकी कहानी बहुत पुरानी है। हम ऐसा मानते हैं कि कार्बोनिफेरस युग में, यानी कि आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले, जहां आज हिमालय है वहां 33 सागर हुआ करता था। एक विशाल सागर था, एक बड़ा सागर था। इसको कार्बोनिफेरस युग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दुनिया में कोयला इसी पीरियड में बना था जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको कार्बोनिफेरस, कोयला कार्बन होता है। अब ये जो बड़ा एक सागर है, इसके उत्तर में जो एक विशाल भूभाग था जिसको हम आज यूरेशिया भी कह सकते हैं, उसको वैगनर महोदय ने अंगारा लैंड या लारेशिया नाम दिया था। और उस सागर के दक्षिण वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा गया था। तो वैगनर ने तो ये अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड नाम दिए थे। आज के युग में अगर हम देखें तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आ गया है। उस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में इस अंगारा लैंड को
वर्तमान में यूरेशियन प्लेट कहा जाता है, और गोंडवाना लैंड को हम, या जो दक्षिण वाला हिस्सा है, उसको हम इंडियन प्लेट भी कहते हैं। तो क्या हुआ, बीच में एक सागर है, उत्तर में अंगारा लैंड है, दक्षिण में गोंडवाना लैंड है। तो ये दोनों, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में भी ये बात कही गई, और वेगनर ने भी यही कहा था कि ये दोनों आमने सामने खिसके, एक दूसरे के आमने सामने आए। अब जब बीच में सागर है और दोनों तरफ लैंड पोर्शन है, तो क्या होगा, वहां से बारिश का पानी नदियों के माध्यम से उस खड्डे में आके मिलता होगा। तो वो नदियां जल स्थल भाग से वो मलबा उठा के लाती है और डेल्टा बनाती है, सब कीचड़ वहां पर इकट्ठा करती है। तो बीच में खड्डा है, दोनों तरफ लैंड पोर्शन है, नदी आके उसमें मिलती है, उसको भर रही है धीरे धीरे, और साथ ही वो मीनवाइल वो पास भी आता जा रहा है। तो अंत में क्या होगा कि ये जो तैथिस सागर है, वो क्लोजिंग उसकी स्टार्ट होती है क्रिटेशियस पीरियड के अंदर, यानी कि आज से लगभग 13.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस समय था। तब से वो धीरे धीरे ऐसे बंद होना शुरू होता है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे बंद होगा और पास में आएगा, तो वो बीच में सारा मलबा था, नदियों का डेल्टा था, तो वो डेल्टा पे प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से वो क्या होगा, ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठेगा। तो इस तरह से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। आप एक प्रयोग भी कर सकते हैं, इसको एक समतल सतह पर कुछ मिट्टी बिछा दीजिए, और अपने दोनों हाथों को अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड मान लीजिए, और फिर दोनों को पास में लाइए, दो पत्थर भी रख के आप पास में ला सकते हो ऐसे, इस तरह से। तो आप देखेंगे बीच वाला जो हिस्सा है वो मिट्टी इकट्ठी होती रहती है, ऊपर होती रहती है। कीचड़ दलदल भी हो तो आप उसके साथ भी ये कर सकते हो, दोनों तरफ से दबाइए, वो कीचड़ अपने आप ही ऊपर ऊपर की तरफ उठेगा। अच्छा, अब सवाल ये भी है कि हमको पता कैसे चल रहा है कि ये समंदर का हिस्सा था, या विशाल सागर था और उसमें से ये ऊपर उठा है। तो एक तो इसकी जो मिट्टी है वो सारी वो डेल्टा जलोढ़ मिट्टी है उपजाऊ, और दूसरी चीज इसके अंदर समुद्र में रहने वाले जीवों के फॉसिल्स मिलते हैं, जीवावशेष मिलते हैं, तो उससे पता लगता है कभी न कभी यहाँ समुद्र रहा होगा, क्योंकि समुद्र का जीव इतने सारे आके हिमालय पे चढ़ के तो नहीं मर सकते, तो इस तरह से वो वहां रहा होगा। और अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे पास में आता गया, तो यहाँ वलन पड़ते गए, फोल्ड पड़ते गए, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, ऐसे। इसलिए इसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, क्योंकि ये कीचड़ दलदल था, बिल्कुल सीधा ऊपर तो उठेगा नहीं, तो ऐसे वलन पड़ जाते हैं उसके अंदर, तो इसलिए हम इसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। और पहला जो उत्थान हिमालय का शुरू हुआ वो इयोसीन काल में शुरू हुआ, लगभग 7 करोड़ साल पहले की बात होगी ये। और जो अंतिम उत्थान हुआ वो प्लिस्टोसिन युग में हुआ, बिल्कुल नवीन बात है, 10 लाख साल पहले की। और अभी भी वर्तमान में ये हिमालय का जो उत्थान है वो लगातार जारी है। अलग अलग स्टडी अलग अलग दावा करती है, लेकिन मूलतः हम ये मान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर अभी भी प्रति वर्ष हिमालय ऊपर उठ रहा है, सामान्यतः हम ये कह सकते हैं। और अभी भी ये ऊपर उठ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं यंगेस्ट माउंटेन है, मतलब सबसे युवा अवस्था, सबसे नवीन पर्वत दुनिया का हम इसको कह सकते हैं। अभी जो वलन पड़े हैं वो किस तरह से पड़े हैं उसको थोड़ा समझते हैं। वलन का मतलब होता है ये इस तरह से, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, एक भाग ऊपर एक भाग। भूगोल में हम इसको अपनति और अभिनति भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए हम कैसे अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ वलन पड़े थे। तो एक तस्वीर आप देखिए, ये हिमालय के हिमालय में इस तरह की तस्वीरें बहुत नजर आती है। जब नदी को डिपोजिशन करती है तो वो सीधा करती है, नदी ऐसे मिट्टी नहीं जमा सकती है, सीधी स्ट्रेट मिट्टी जमाएगी, वो एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर। अब जब इसके ऊपर कहीं से दबाव पड़े, प्रेशर पड़े, तो क्या होगा, फिर वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। अब मान लेते हैं ये लेयर जब जमी थी तब तो सीधी जमी होगी ऐसे, लेकिन उधर से और इधर से दबाव पड़ा, दबाव जैसे ही पड़ा था ये एक भाग इसका ऊपर उठ गया, फिर वो लेयर्स बन जाती है। अब इन्हीं को हम वलन कहते हैं, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, एक भाग ऊपर और एक भाग नीचे। तो हिमालय में भी सब इसी तरह से वलन पड़े हैं, इसलिए इसको वलित पर्वत कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। अब आप उस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड वाली उस कहानी और तैथिस सागर को समझिए। ये अंगारा लैंड जिसमें एशिया भी पूरा आ गया, यूरोप आ गया और नॉर्थ अमेरिका, ये सब जुड़े हुए थे पहले सारे इसको, और वैगनर महोदय ने इसको एक पेंजिया कहा था, अगर आपको याद हो। इसी के साथ में साउथ वाला जो रीजन है उसको गोंडवाना लैंड कहा, जिसमें साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, भारत, दक्षिणी भारत, आप ये देखिए ये वाला हिस्सा मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब जुड़े हुए थे। ये फिर टूटते हैं, जैसा कि प्लेट टेक्टोनिक में भी कहा गया, वेगनर ने भी कहा। तो ये सब टूटते हैं, टूट के अलग अलग दिशाओं में जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ये जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम तैटिस सागर कहते हैं, और ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड। आज की भाषा में कहें इसको हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं, और इसको हम इंडियन प्लेट कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को मिलाते हुए। तो ये इस तरह से रोटेट होके गई। अब देखिए क्या होता है, इंडिया, अभी हम केवल इस दक्षिणी इंडिया की बात करेंगे।
तो ये दक्षिणी इंडिया यहाँ से ऐसे शिफ्ट होता, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से टूटने के बाद ये इस तरह से, मतलब ये जो डायरेक्शन है उसको हम उत्तर पूर्व दिशा कह सकते हैं, उत्तर पूर्व दिशा में गति करता हुआ यहाँ जाके टकराता है। तो ये तैतीस सागर है, धीरे धीरे क्लोज होता जाता है और फिर वहीं से वो हिमालय की उत्पत्ति होती है। अब इस पूरे इसकी जो यात्रा है, आप देखिए 70 मिलियन साल पहले वो यहाँ था, 50 मिलियन साल पहले वो यहाँ था, और वर्तमान में वो यहाँ जाके टकराया। और अभी हम इसको क्या कहते हैं, इंडियन प्लेट, उधर यूरेशियन प्लेट कहते हैं। तो यहाँ वो हिमालय बना हुआ है, ठीक है। और इधर अराकानियोमा है, इधर सुलेमान है, तो वो पूरे एक पर्वत श्रेणी ही है इस तरह से। लेकिन हम इतने पोर्शन को आज हिमालय कहते हैं। अब इसको आप और देखिए, जैसे ये है, यहाँ पर वो गोंडवाना लैंड जो है वो टूट रहा है, देखिए ये अफ्रीका है, ये दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया, ये मेडागास्कर है, ये श्रीलंका है। ये टूट के इस दिशा में मोशन कर रहा है आगे। तो अगली इमेज को आप देखिए, ये यहाँ से और अलग हुआ, ये अब जा रहा है यूरेशिया की तरफ, और ये क्या है, ये तैतीस सागर है बीच में। अब यहाँ से के कारण नदियां इधर बहती होंगी, नदियां उधर बहती होंगी, इसको भरती रहती है, यहाँ डेल्टा बनते होंगे, यहाँ भी डेल्टा बन रहे होंगे उस जमाने में। थोड़ा और इसको करीब ले जाए तो देखिए और करीब जा रहा है धीरे धीरे। अब ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये जो गैप है बीच में, करोड़ों वर्ष लगते हैं इन सब चीजों को होने में। और हम आगे लेके जाए तो देखिए बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच गया है तैतीस सागर। अब धीरे धीरे ये क्लोज होता जा रहा है। अब यहाँ पर सारा जितना भी मलबा होगा वो ऊपर उठेगा। फिर क्या हुआ, ये हिस्सा जाके इससे टकराया। और इसका प्रमाण क्या है कि ये अभी भी कन्याकुमारी नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट हो रही है, अभी भी ये जो है वो शिफ्ट हो ही रहा है। अलग अलग डेटा इसमें भी, स्टडी अलग अलग डेटा बताती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लगभग कन्याकुमारी 5 सेंटीमीटर से 10-12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष अभी भी उत्तर पूर्व की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी कि वो फोर्स अभी भी लग रहा है, तभी तो हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहा है। तो ये जाके यहाँ टकराता है। अब टकराने से क्या होगा आप देख लीजिए, ये टकराया तो ये पर्वत श्रेणी पूरी, यानी वो सारा मलबा ऊपर की तरफ उठ गया, तो ये हिमालय पर्वत बन गया। पीछे वाला जो हिस्सा है, क्योंकि समंदर के बीच में मलबा भी थोड़ा कम होता है और फोर्स भी कम लगता है, तो थोड़ा कम ऊपर उठा, उसको हम तिब्बत का पठार कहते हैं। और एक पर्वत उस तरफ भी बना, उसको हम कुनलुन पर्वत कहते हैं, जो चाइना में है। तो ये हिमालय की उत्पत्ति इस तरह से होती है। अब हम कह रहे हैं कि हिमालय एक वलित पर्वत है, और ये वलन किस तरह से पड़े हुए हैं और कितनी रेंजेज उससे, रेंज यानी कि श्रेणियां बनी हुई है हिमालय की, उसको हम थोड़ा समझते हैं। अब आप देखिए, नदी जब डिपोजिशन करती है तो स्ट्रेट करती है। हम मान लेते हैं नदी ने कोई ऐसा मलबा सीधा सीधा भर रखा है डिपोजिशन करके। अब उस मलबे को हम दोनों तरफ से दबाएंगे, प्रेशर डालेंगे, तो क्या होगा उसको समझना है, वलन कैसे पड़ते हैं और फिर उससे श्रेणियां कैसे बनती है हिमालय की। तो क्या होगा, अगर ये वाला जो हिस्सा है नीचे जो वो मजबूत होगा, तो दोनों तरफ दबाने पर क्या, तो ऊपर उठ जाएगा या नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर ये मुलायम है, कीचड़ है, दलदल है, और अगर हम उस पर प्रेशर डालते हैं तो क्या होगा, तो ये सिचुएशन बनती है कि उसका एक हिस्सा ऊपर जाएगा, एक हिस्सा नीचे, दूसरा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे अपनति और अभिनतियां बनती है सारी। अब हिमालय को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा ये 4 बार ऊपर उठा है और 4 बार नीचे गया है। सबसे, अगर हम भारत की तरफ से, हम दक्षिण से शुरू करें, तो एक चोटी उसकी ऊपर उठी, वो थोड़ी कम हाइट है उसकी, और इधर भी एक गड्ढा बन गया थोड़ा सा, और यहाँ एक गड्ढा बना। फिर एक दूसरी ऊपर उठी, उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। फिर तीसरी ऊपर उठी, उसकी हाइट सबसे ज्यादा है। फिर एक चौथी और ऊपर उठी, उसकी हाइट थोड़ी कम है। तो इस तरह से ये वलन पड़े थे सारे ऐसे। अब हम इन वलन्स को लेके जाते हैं भारत के नक्शे के ऊपर, लेकिन ये अभी जो इस तरह से नजर आ रहा है, मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूँ। तो अब देखिए, मैं ऐसे ले आया इसको, ये सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर ये एक और छोटी है। अब इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ और आपको समझाता हूँ ये वलन कैसे पड़े हुए हैं सारे। अब यहाँ आप देखिए, अब सबसे पहले वलन की हम बात करते हैं, जो सबसे दक्षिण से शुरू करते हैं, जो सबसे नवीन वलन है, सबसे बाद में पड़ा था, ये शिवालिक कहते हैं इसको, ये वाला। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वो 2500 किलोमीटर है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, ये एक वलन। दूसरा वाला देखिए, इससे थोड़ा ज्यादा ऊंचा है, वो यहाँ इस तरह से, इसको हम लेसर हिमालय कहते हैं, और ये यहाँ से ही पूरा इस तरह से फैला हुआ है। और ये जगह जगह पे टूटे हुए हैं। उसका कारण ये है कि ये आगे ग्रेटर हिमालय है, तीसरा वाला, ये देखिए ग्रेटर हिमालय, ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ से जितनी भी नदियां निकलती है वो जगह जगह पे आगे आने के लिए इसको ब्रेक कर देती है, काट देती है, इरोजन कहते हैं जिसको हम, उनके रास्ते बन जाते हैं सारे, इसलिए कटे हुए हैं दोनों।
ये तीसरी जो रेंज है उसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय कहते हैं। और चौथी जो है वो थोड़ी छोटी है, इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय भी हम इसको कह सकते हैं। इसकी लंबाई कम है, लगभग 960 किलोमीटर ही है, जबकि ये सारे 2500 किलोमीटर लंबे हैं। तो इस तरह से आप देखिए, बेसिक बात क्या है कि हिमालय के एक पतला पतला पर्वत ऐसे चलता है, फिर बीच में एक गड्ढा है, फिर दूसरी एक श्रेणी और ऊपर उठती है, इसको लेसर हिमालय कहते हैं, पतला पतला ऐसे चलता है, फिर एक गड्ढा है, फिर तीसरी एक और ऊपर सबसे ऊंची ये ऐसे चलती है जो फिर एक कंटिन्यू है और फिर एक गड्ढा बनता है, और फिर आगे ये कुछ छोटे छोटे और पर्वत श्रेणियां हैं जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। इस तरह से रेंज बन जाती है। अब कुछ विद्वान ये मानते हैं कि हिमालय की 3 श्रेणियां ही है, शिवालिक, लेसर और ग्रेटर। ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है। कुछ मानते हैं कि ये उसका हिस्सा है। इसके बारे में हम अगले वीडियोस में और डिटेल में बात करेंगे कि ये विवाद क्यों है, लेकिन अभी हम कह सकते हैं सामान्यतः कि ये 4 श्रेणियां इस तरह से बनी हुई है, या हम 3 भी माने तो ये 3 श्रेणियां इस तरह से बनी हुई है। अब आप यहाँ देखिए, ये चारों यहाँ कैसे है, ये शिवालिक सबसे दक्षिण वाला हिस्सा, गंगा के मैदान की तरफ वाला जो हिस्सा है, ये सबसे नवीन है और सबसे छोटा भी है हाइट में। फिर लेसर हिमालय थोड़ा ज्यादा ऊंचा है, और ग्रेटर हिमालय सबसे ऊंचा है, इसमें विश्व की सारी जो ऊंची ऊंची चोटियां वो इसी में है। ट्रांस हिमालय और लेसर हिमालय की ऊंचाई लगभग बराबर है। तो इस तरह से ये चारों श्रेणियां लंबी लंबी। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ खड़ा होकर अगर इधर देखूं तो आपको दिखाई देगा कि लंबा पर्वत है, ऐसे सीधा चल रहा है, बीच में गड्ढा है, फिर एक लंबा पर्वत है, इधर चल रहा है, बीच में गड्ढा है। तो इस तरह से श्रेणियां बनी हुई है हिमालय की अलग अलग, और इन्हीं श्रेणियों को हम कहते हैं हिमालय का भौतिक विभाजन है, ये प्राकृतिक विभाजन कहलाता है। तो एक बात हम ये कह सकते हैं कि हिमालय को प्राकृतिक रूप से, भौतिक रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो 4 भागों में, या कुछ विद्वान 3 भी कहेंगे कि 3 भागों में। जो 3 कहेंगे उनके लिए नाम क्या होगा, शिवालिक, लेसर, ग्रेटर। ठीक है, मतलब शिवालिक, इसके बाद में लघु हिमालय, महान हिमालय, और चौथा ट्रांस हिमालय। और 3 कहेंगे उसमें, शिवालिक, लेसर और ग्रेटर कहेंगे। अब आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इनको अगर हम भारत से यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जमाने की कोशिश करें तो कैसे जमेगा, शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, और अंत में आएगा ट्रांस हिमालय। तो इस तरह से 4 पतली पतली रेंजेस यहाँ पर बनी हुई है। अब ये जो 4 अलग अलग रेंजेस हैं, इनकी डिटेल में स्टडी हम वापस अगले वीडियो के अंदर करेंगे कि इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ये किस तरह से बनी हुई है, जो मेजर मेजर इनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में और बात करेंगे। इस वीडियो में हमने जो समझा है उससे कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि अ, इसकी खास खास बातें क्या थी। सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि सुलेमान पर्वत जो है वो किस देश में स्थित है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से मानी जाती है। अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड किसे कहते हैं। हिमालय को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है दक्षिण से उत्तर की ओर, इसका सही क्रम बताइए। हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है। हिमालय को वलित पर्वत क्यों कहा जाता है। तो आप ईमानदारी से इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए, और अगर कुछ चीजें इसमें से आपको उत्तर नहीं मिल रहा है तो एक बार फिर से मेरे इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से देखा उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे हम इन हिमालय की श्रेणियों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। और अपने आसपास जल और पेड़ों को बचाइए, हमारी पृथ्वी को बचाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।